हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाई जाती है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनती है। यदि आप 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, सिर्फ उतना को आप पढ़ लेते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन आपको वहीं से घुरा फिरा कर देखने को मिल जाएगा। देखिए, सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाई जाती है वह भाषा को बदलकर क्वेश्चन को दोहराया जाता है। भाषा को बदलकर क्वेश्चन को दोहराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वही होती है, सिर्फ उसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यदि आप 2011 से लेकर के 2024 तक की क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आपको उसमें जितने भी आपको वर्ड देखने को मिलेगा वो सभी शब्द आपको दिमाग कॉन्सेप्ट में, आपका दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जब आप नए क्वेश्चन को देखिएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आप बना देंगे, क्योंकि आप पढ़े हुए रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन आप देखेंगे वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बेहतर तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन के नीचे जो आपको चार ऑप्शन दिया रहता है उसको भी आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन दिया रहता है उसके नीचे, क्वेश्चन के नीचे, वो जो चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन से फिर क्वेश्चन को बना देता है। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके नीचे जो चार ऑप्शन दिया है उसको भी आप पूरा पढ़िएगा, ताकि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट जो है ना बन जाएगा। और आप जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वर्ड पूछा जाता है। तो आपको दोनों वर्ड पर कमांड रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर। तो ऑप्शन को आप जरूर पढ़िएगा, चार ऑप्शन दिया रहता है ना, उस सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, ताकि जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बात आपको याद हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को आपको याद रखना है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था जनवरी 2024 में सीडीपी से। देखिए किस तरह से क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, पैटर्न पहले वाला अब नहीं रह गया, बदल चुका है। सीटेट की जो क्वेश्चन का जो पूछने का जो लेवल है ना थोड़ा बढ़ गया है। तो आप अधिक से अधिक पीवाई क्वेश्चन पर वार कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। यह डैश को प्रदर्शित करती है। देखिए, रोहन जो है ना एक लड़का है और सॉरी तनुज है, तनुज जो है ना एक लड़का है और उसकी बहन जो है ना एक लड़की है। तो तनुज कहता है कि हम जो है ना भाला फेंकने में हिस्सा लेंगे और मेरी जो बहन है वह रस्सी कूदेगी, यानी रस्सी कूद में भाग लेगी। तो तनुज का दिमाग कचरा वाला है, वह वही लड़का और लड़की में भेदभाव करना कि वो लड़की है तो रस्सी कूद में भाग लेगी, मैं लड़का हूं तो भाला फेंकने में भाग लूंगा। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि मैं लड़का हूं तो भाला फेंकूंगा, मेरी बहन लड़की है तो वह रस्सी कूदेगी। तो यह विचार क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जब भी आपको देखने को मिले कि लड़का गणित में मजबूत होता है और लड़कियां गणित में कमजोर होती है तो समझ जाइए वहां पर क्या हो रही है, जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है।
जहां पर एक को ज्यादा बताया जाए और लड़की को कम में उसको नापा जाए तो समझिए क्या है वो जेंडर रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। देखिए अपसारी चिंतन जो होता है वह किसी समस्या का एक से अधिक समाधान के लिए उत्तर को बताता है। अपसारी चिंतन में क्या है कि किसी समस्या का एक से अधिक समाधान हो, एक से अधिक समाधान हो, कोई भी समस्या हो तो उसका हल जो है ना आपका एक से अधिक हो, यानी कम 50 भी हो 100 भी हो, यानी क्या है एक से अधिक होना, तो क्या है वो अपसारी चिंतन है। और अभिसारी चिंतन जो होता है वो किसी समस्या का सिर्फ एक ही हल पर टिका होता है, यानी जैसे मान लो रट्टा मारना, किसी चीज को वर्ड को रट्टा मार रहे हैं तो क्या हुआ अभिसारी चिंतन का उदाहरण हो गया। यानी किसी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान हो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन, और जिसमें किसी समस्या का एक से अधिक समाधान हो उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। समझ गए? जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली में क्या है तो आप बताएंगे दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में, यानी जितने भी आप दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी बात होगी आप बताना मुझे शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा अपना आप नाम बताइए तो सिर्फ आप मुझे क्या बताएंगे, नाम ही बताएंगे। तो अभिसारी चिंतन यही, अभिसारी चिंतन में किसी समस्या का एक ही समाधान पर स्थिर होता है, और अपसारी चिंतन जो होता है वह किसी समस्या का एक से अधिक उत्तर को प्रस्तावित करता है। ठीक है, प्रस्तावित करता है तो प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो आपका फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अपसारी चिंतन जो होता है वह कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है वह एक ही समाधान पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए समावेशी शिक्षा जो कहता है चाहे कोई भी बच्चा हो, अमीर घर की बच्चा हो या गरीब घर की बच्चा हो, या तेज बच्चा हो या कमजोर बच्चा हो, ठीक है, सभी को एक समान कक्षा में शिक्षा देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चाहे जो भी वर्ग की बच्चा हो सभी को एक समान कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके, अब इसमें आपको चुनना है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन तो दिया है, चलिए पढ़ते हैं पहला कथन को। पहला कथन, समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। हाँ सही बात है, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि किसी को भी, चाहे कमजोर वर्ग का बच्चा हो, ठीक है, या अमीर घर की बच्चा हो, सभी को समान रूप से शिक्षा देना। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। हाँ यह भी कथन आपका सही है, समावेशी शिक्षण का मतलब ही होता है सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को क्या करना, पूरा करना। तो यह भी कथन सही है। आपको उस कथन को चुनना है जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तीसरा कथन को देखते हैं, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। हाँ, समावेशी शिक्षा में जो क्या कहता है कि चाहे बच्चा किसी भी भाषा का बोलने वाला हो उसकी भाषा को कक्षा में क्या देना चाहिए, सम्मान देना है। ठीक है, उसकी भाषा को क्या है, सम्मान देना है। तो यह भी कथन क्या है, सही कथन है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यही कथन जो है ना गलत है। समावेशी शिक्षा जो है ना वह क्या होता है, उसका जो पाठ्यचर्या होती है वह मानक मूल्यांकन के आसपास का जो है ना इसका केंद्र नहीं होता है। ठीक है,
समावेशी शिक्षा जो होती है वह एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास इसका केंद्र जो है ना नहीं होता है। यही आपका जो है ना कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना आपका यही फोर्थ आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका फोर्थ ये गलत है, आपका यही नेगेटिव है। इसी को आपको क्या था बताना था। तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन जहां भी देखने को मिलेगा ये आपका नेगेटिव वर्ड है। जहां भी देखने को मिलेगा इसको काट दीजिएगा। देखिए टैग वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को आंसर। क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप टैग वर्ड से भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है और कौन सा नेगेटिव वर्ड है। जहां भी आपको रटना, अभ्यास, ठीक है, रटना, अभ्यास, सिर्फ, केवल, ही, ये सब जितना भी वर्ड जो है ना जहां भी देखने को मिले समझ जाइए आपका नेगेटिव वर्ड है। और अवसर देना, ठीक है, अवसर देना, करके सीखना, ये सभी जो वर्ड है ना, अनुभव, ये सभी चीज जो है ना आपका जहां भी बच्चों के हित में बात किया जाए ये सभी आपका जो होता है आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। और जहां भी बच्चे के खिलाफ बात किया जाए समझिएगा कि वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा। क्योंकि बच्चा को भगवान मान करके आप आंसर को दीजिएगा, आपका एक भी आंसर जो है ना गलत नहीं होगा। बच्चे के खिलाफ जो है ना आपको आंसर नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को यानी बच्चे को भगवान मान करके आपको सीटेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है। कभी बच्चे के खिलाफ आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, बच्चा फेल करता है इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल है। ठीक है, तो व्यवस्था को बदलना है यह नहीं कि आपको बच्चा को बदलना है। ठीक है, तो बच्चा जब भी आंसर लगाइएगा आप तो बच्चे को आपको हित में जो आपको क्वेश्चन जो पूछेगा, जो भी क्वेश्चन का वर्ड जो है बच्चे के हित में दे, आपको दिखाई दे, तो समझिए वही आपका आंसर जो है ना, वही क्वेश्चन का आंसर जो आपका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर क्या है, आपका फोर्थ यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन ए दिया है। अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सही बात है, जो बच्चा पहले से जानता है उसी के आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करता है। इसका कारण आ रहा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। कारण इसका आर भी सही है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव करने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। तो दोनों कथन जो है ना सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। यदि इसका कारण आर भी सही है, यानी दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन जो है ना फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, अभिकथन ए दिया है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सही बात है, बच्चों का विकास जो है ना अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूप से होती है। तो ये तो बात सही है, तो अभिकथन ए सही है। बच्चों का विकास, कारण इसका आर है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए बच्चों का विकास सार्वभौमिक कहा जाए तो पूर्णतः सत्य नहीं है। चाहे हमारे भारत का बच्चा हो चाहे अमेरिका का बच्चा हो, सभी बच्चा में विकास का क्रम समान रूप से ही होता है। जैसे आपका जो भारत की बच्चा होती है, तो जैसे भारत की बच्चा होती है वैसा ही अमेरिका की बच्चा होती है, यानी सभी में विकास का क्रम समान होती है। लेकिन विकास का क्रम समान कहने का मतलब है कि बच्चा पहले बैठना, फिर उठना, फिर चलना और दौड़ना, यानी विकास को इस तरह से क्रम का फॉलो करके बच्चा विकास करता है। तो ये तो सभी जगह समान ही रूप से होती है। लेकिन विकास, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यह गलत है।
देखिए, बच्चों के विकास में माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास में माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहां माहौल अच्छा हो वहां बच्चे की विकास अच्छी होती है। तो बच्चे की विकास में माहौल यानी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन जो है ना सही है, लेकिन इसका कारण आर जो है ना ये गलत है। कारण आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ए सही है और इसका कारण आर जो है ना यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? देखिए, पहला ऑप्शन है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। सही बात है। यदि आपको सफल होना है तो आपको बाहरी अभिप्रेरणा से ज्यादा आपको आंतरिक अभिप्रेरणा लानी होगी। ठीक है, तो सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा ऑप्शन है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये तो गलत है। सफलता के लिए हमको बाहरी आरोपण यानी बच्चे यदि हम कोई भी काम करें किसी दूसरे को दिखाने के लिए तो ये क्या हुआ? सफलता के लिए बाहरी आरोपण हो गया। तो यह क्या है? ये ज्यादा कारगर नहीं है। तो ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 को देखते हैं, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो देखिए असफलता और सफलता, असफलता और सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होनी चाहिए। सही बात है। ये सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। यदि आप एग्जाम में पास, यदि आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर में इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है, कि मुझे यह करना है, तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। दोस्तों के सामने मुझे अच्छा बनना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपको बाहरी अभिप्रेरणा हो गया। तो असफलता, सफलता और असफलता ये दोनों के लिए आपको आंतरिक आरोपण जो होता है ना यह बढ़िया होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है ना आपका सही हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, सफल हो या चाहे असफल हो, आपको आपको इसके लिए दोनों के लिए क्या है? आपको आंतरिक आरोपण होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम असफल हो जाएंगे, असफल हो गए इसका मतलब कि मास्टर जी ने मुझे अच्छा से नहीं पढ़ाया। नहीं, जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाला है वह किसी, जब असफल होते हैं तो वह किसी पर दोष नहीं देकर के वह अपने आप को देखता है कि हाँ मैंने यह उचित प्रयास नहीं किया, जिसके वजह से मैं क्या हो गया? परीक्षा में असफल हो गया। और सफलता की जो है ना गारंटी वह खुद लेता है कि हाँ मैंने अच्छा से पढ़ाई किया, तब मैं क्या हुआ? असफल हुआ। तो सफलता और सफलता दोनों जो है ना आंतरिक आरोपण, जब बेहतर प्रदर्शन जो है होता है, यह सफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है ना, आंतरिक आरोपण का होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील शिक्षा छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि मानकीकृत जहां भी देखने को मिले समझ आइए या कतई जहर है या आपका नेगेटिव वर्ड है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। यह भी कथन गलत है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, यह कथन क्या है? छात्र को सक्रिय होना चाहिए, तो यहाँ निष्क्रिय दे दिया है। तो जहां भी निष्क्रिय देखने को मिलेगा ना समझ आइए क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है। तो यह भी कथन क्या? गलत। तीसरा ऑप्शन है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। हाँ, कथन सही है। हम जो चीज को सीख रहे हैं ना वह हमारे सीखने के आधार पर
हमारे जो हम जो जिस चीज को पढ़ रहे हैं वह हमारे ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो यह कथन क्या है? सही है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है आपका? सही है। ऑप्शन थर्ड आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? देखिए, पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है गतिक विकास, चौथा है नैतिक विकास। देखिए, तर्क करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान करना, ये सभी जो है ना आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, लय वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। लय वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है ऑप्शन असंतुलन, दूसरा है निजी वाक, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है संगठन। देखिए, निजी वाक प्राइवेट स्पीच के बारे में लय वागोत्स्की ने बताया था कि बच्चे किसी काम को रेगुलेट करने के लिए जो अपने से बात करता है, अपने आप में बात करता है, इसका जो है ना इसको महत्वपूर्ण बताया था लय वागोत्स्की कि बच्चे जब अपने आप से बात करता है तो अपने काम को क्या करता है, आपका दिशा, अपना काम को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, निर्देशित करता है। तो बच्चे जब इस तरह का जो बोलता है ना, तो वो अपने काम को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, अपने आप को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है उस काम में। तो इसके बारे में कौन बताया था? लय वागोत्स्की ने बताया था कि ये बच्चों के लिए जो जिसका निजी वाक होता है, जो अपने आप में बोलते रहता है किसी काम को करते समय, तो वह क्यों बोलता है? तो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो निजी वाक यहाँ पर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निजी वाक। यदि कोई बच्चा काम कर रहा है और काम, मान लीजिए कोई बच्चा अपने आप में काम करते समय बोल रहा है, तो वो बच्चा क्यों बोल रहा है? वो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, वो अपने आप में क्या है, अपने आप से बात कर रहा है। तो इसको महत्वपूर्ण माना था कौन? आपका लय वागोत्स्की ने माना था प्राइवेट स्पीच, कि बच्चा जब कोई अपने आप से बात करता है तो वो अपने काम को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम है और बदले जा सकते हैं। हाँ, यह कथन सही है। कारण इस कार्य है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही बात है, कारण आर भी सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का तीन स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर के दो चरण बनते हैं। इस तरह से कुल 3 स्तर के कुल 6 चरण होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था आपके एग्जाम में कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर के कुल कितने चरण हैं? तो 6 चरण है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो कारण आर भी इसका क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। देखिए, अंतर्वैयक्तिक जो होता है वह खुद के साथ समझने और संबंध स्थापित करने का कौशल होता है, दूसरों के साथ नहीं।
तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तार्किक गणितीय। तो तार्किक गणितीय जो होता है वह गणित से संबंधित होता है, नृत्य या क्रिया से संबंधित क्षमताएं नहीं होती है, तो दूसरा कथन भी गलत। तार्किक गणितीय बुद्धि जो होता है आपका बैंकर में होता है, ठीक है। तीसरा कथन को देखते हैं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो देखिए, संगीतमय जो बुद्धि होती है, म्यूजिक इंटेलिजेंस, यह प्रदर्शन या रचना करने के कौशल से संबंधित होती है, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। संगीतमय जो होता है बुद्धि, यह प्रदर्शन या रचना करने के कौशल से संबंधित होती है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं, तो स्थानिक जो है ना, ये आपका प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, ये गलत है। स्थानिक जो होता है अमूर्त तथ्यों के आधार पर किसी चीज के बारे में बताना, उसमें जो है स्थानिक बुद्धि पाया जाता है। जैसे आपका ठेकेदार हुआ, मूर्तिकार हुआ, इसमें क्या आपका स्थानिक बुद्धि पाया जाता है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर उस चीज का अपने दिमाग में छवि बना लेना स्थानिक बुद्धि कहलाता है। जैसे मूर्तिकार हुआ, ठीक है, ठेकेदार हुआ, आर्किटेक्चर, ये सब में जो है ना इस तरह का बुद्धि आपका पाया जाता है। कौन सा? स्थानिक बुद्धि। तो ऑप्शन जो है ना फोर्थ भी आपका ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम के बारे में यानी सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करता है। ये तो बात सही है कि बच्चे जो पहले से सीखा रहता है उसी के आधार पर अपना नए ज्ञान का निर्माण करता है। तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये तो बात सही है। कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये भी कथन सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, हाँ सही बात है। अधिगम सीखना जो है ना बच्चे अपने समाज से भी सीखते हैं, आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। तो अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा भी संसाधित होती है, यह भी कथन सही है। चौथा कथन है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही कथन क्या है? गलत है। अधिगम जो सीखना जो है ना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही कथन आपका गलत कथन है। तो यही आपका जो है अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर यह फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही कथन क्या है आपका? गलत है। अधिगम क्या है? किसी चीज को हम सीखते हैं, उसका क्या है? प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो यह कथन क्या है आपका? गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? मैंने अभी बताया भी था शुरुआती में कि जो औपचारिक चिंतन जो होता है वह आपका पॉजिटिव, जब भी बच्चे को किसी चीजों के बारे में बताए तो उसको औपचारिक चिंतन के बारे में सोचने के लिए कहे कि वह एक से अधिक उत्तरों को आपको बताए। किसी भी चीज को लेकर आप पूछे तो उससे आप उससे औपचारिक चिंतन के रूप में पूछिए, यानी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर बने वैसा क्वेश्चन बच्चे से पूछिए, ताकि उसकी क्या होगा? सृजनात्मकता की विकास होगी। तो औपचारिक चिंतन जो होता है ना वह समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, यानी औपचारिक चिंतन जो होता है इसमें किसी समस्या का एक से अधिक समाधान, यानी किसी समस्या का एक से अधिक उत्तरों को या प्रोत्साहित करता है। कौन? आपका औपचारिक चिंतन।
तो ऑप्शन जो है ना आपका यही फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, औपचारिक चिंतन। औपचारिक चिंतन जो है यह आपका समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक चिंतन। क्रियात्मक स्थिरता किसी भी कार्य को करने के लिए एक ही तरीका से करना, बार बार एक ही चीज को दोहराना, यह क्या है आपका क्रियात्मक स्थिरता होती है। यानी किसी चीज को कर रहे हैं तो एक ही तरीके से उसको कर रहे हैं, एक ही चीज पर लगे रहना, तो यह क्या है आपका क्रियात्मक स्थिरता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब पहला स्तर के दूसरे चरण में होता है, ठीक है, पहला स्तर के दूसरे चरण में जब होता है बच्चा, तो किसी भी काम को करने में अपना ही लाभ को देखता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहला स्तर के दूसरे चरण में। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जो हाशिया पर वर्ग के जो बच्चे होते हैं उससे संबंधित वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। कौन सा सही होगा वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। चाहे किसी वर्ग का बच्चे हो, ठीक है, सही बच्चों को वर्ग में समान अवसर दीजिए, ठीक है, और उसके प्रति जागरूकता, बच्चों को उसके प्रति संवेदनशील बनाइए। यह क्या है आपका समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ग के बच्चे हो, विविध परंपराओं, किसी भी भाषा के बोलने वाले बच्चे हो, उस बच्चे को कक्षा में सम्मान दीजिए और उसके प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाइए। तो पहला ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर ये सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। ऐसा नहीं कि वंचित वर्ग के बच्चे आए इस कक्षा में और उसको देखते ही अलग बैठा दे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ऐसा करने से क्या है, कक्षा में क्या होगा, अलगाव पैदा होगा। और जो समान क्षमता वाले बच्चे हैं, जो समान क्षमता के आधार पर, यानी जो बच्चा तेज है, जो बच्चा कमजोर है, उसके आधार पर बच्चों को अलग अलग भी आपको नहीं बैठाना है कक्षा में, और उसको पृथकीकरण नहीं करना है क्षमता के आधार पर। यह भी क्या आपका गलत हो है, ठीक है, यह भी क्या है आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है ना, पहला ऑप्शन जो आपका सही है, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है बताइए। पहला है ऑप्शन में, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा ऑप्शन, यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा, यह केवल परिणाम पर केंद्रित होती है। चौथा, यह सामायिक और विशिष्ट होती है। तो उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी होनी चाहिए।
तो यह सामयिक और सामयिक और विशिष्ट होती है। यह कैसी होती है? यह सामयिक और क्या 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 होती है? विशिष्ट होती है। ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है? अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है ऑप्शन विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा ऑप्शन भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। देखिए, विकास का समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि जो विकास जो बच्चों में जो विकास होती है वह केंद्र से, यानी बच्चों की केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर फैलती है। या क्या आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर बढ़ना, यह क्या है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है। यानी केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर बढ़ना, यानी केंद्र से शुरू होकर परिधि की ओर बढ़ना, यह समीपस्थ विकास का क्या है? सिद्धांत कहलाता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर फैलता है। जैसे आपका पहले क्या है? पहले आपका धड़ का विकास होगा, उसके बाद क्या है? कंधे का विकास होगा, उसके बाद क्या है? हाथ का विकास होगा, उसके बाद क्या है? भुजा का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हाथ का विकास होगा, उसके बाद क्या है? आपका हथेली का विकास होगा, उसके बाद क्या है? आपका उंगली का विकास होगा। तो यही कारण है कि बच्चा जो होता है ना, पहले किसी चीज को पहले जो है ना किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले पूरा हाथ को क्या करता है? वह हाथ को मारता है। उसके बाद वह किसी छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने हाथ और उंगलियों के बीच समन्वय करके छोटी वस्तु को पकड़ना सीखता है। यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में क्या है कि पहले जो है ना विकास जो है ना, पहले हाथ का विकास, उसके बाद हथेली का विकास और उसके बाद उंगली का विकास। यही कारण है कि बच्चा पहले बड़ा चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद छोटा चीज को पकड़ना सीखता है। क्योंकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है, समीपस्थ यानी नजदीक, पहले नजदीक की चीजों का विकास होती है, उसके बाद दूर वाला चीजों की विकास होती है। यानी पहले हमारा धड़ का विकास, उसके बाद कंधा, उसके बाद हाथ, उसके बाद उंगली। तो यही कारण है कि बच्चा जो है ना पहले बड़ा चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद छोटी चीजों को पकड़ना सीखता है। यह आपका क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है। तो अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहता है। समीपस्थ सिद्धांत जो है कहता है कि शैशवावस्था में अंग जो होता है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिकथन ए दिया है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण आर है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही बात है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। चाहे विद्यार्थी किसी भी सांस्कृतिक धर्म का मानने वाले हो, उनको उनकी सांस्कृतिक भाषा को कक्षा में सम्मान देना चाहिए। ये तो कथन सही है, बिल्कुल सही है। कारण इसका है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही बात है, जो विद्यार्थी जिस भाषा को बोलता है उसी भाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसकी भाषा को सम्मान देनी चाहिए। तो ये भी कारण इसका आर क्या है? सही है। तो दोनों कथन यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर
फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? पहला ऑप्शन, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, यही जो है ना आपका यहाँ पर गलत है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड यहाँ पर आपका गलत है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यह आपका रचनात्मक मूल्यांकन का जो है ना यह सिद्धांत नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन में जो है ना छात्र को एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों को तुलना करने में सहायक होता है, यह क्या है? यह रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर यही आपका थर्ड यहाँ पर इसका राइट आंसर यानी यही आपका गलत है। तो आपको गलत ही चुनना था, तो यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बची हुई जो क्वेश्चन है फिर हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।